नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। नीति आयोग ने भारत में कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज नीति फ्रेमवर्क और इसके कार्यान्वयन तंत्र का शुभारंभ किया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की स्थापना और संचालन के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क पर सिफारिशें जारी की। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अपशिष्ट पृथक्करण में लगे श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी पहली वैश्विक जल संसाधन स्थिति 2021 रिपोर्ट जारी की। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल पण्य मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का सर्वर हैक, साइबर आतंकवाद और जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नीति आयोग ने भारत में कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज यानी CCUS नीति फ्रेमवर्क और इसके कार्यान्वयन तंत्र का शुभारंभ किया। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य भारत में CCUS पर अनुसंधान और विकास में तेजी लाने के लिए एक व्यवहारिक ढांचे को विकसित और कार्यान्वित करना है। ये फ्रेमवर्क उत्सर्जन में कमी लाने की एक रणनीति के रूप में CCUS के महत्व की पड़ताल करेगा। इससे स्टील, सीमेंट आदि जैसे हार्ड टू एबिट क्षेत्रों में गहन विकार्बनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। हार्ड टू एबिट क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना कठिन होता है। CCUS के तहत वायुमंडल से CO2 को हटाने वाली प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। इसके बाद उपयोग के लिए CO2 का पुनर्चक्रण किया जाता है और सुरक्षित तथा सतत भंडारण विकल्पों का निर्धारण किया जाता है। CCUS की भारत में जरूरत इसलिए है क्योंकि भारत विश्व में CO2 का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। ऐसे में वैश्विक ताप वृद्धि को कम करने के लिए भारत में भी उत्सर्जन कटौती जरूरी है। ये फ्रेमवर्क भारत को 2050 तक CO2 उत्सर्जन को आधा करने और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगा। कैप्चर की गई CO2 को ग्रीन यूरिया, निर्माण सामग्री आदि में परिवर्तित किया जाएगा। इससे चक्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान मिलेगा। ये विशेष रूप से स्वच्छ उत्पादों और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से भारत में सतत विकास एवं समृद्धि सुनिश्चित करेगा। इसके तहत जो नीतिगत सुझाव दिए गए हैं उनमें CCUS नीति कार्बन क्रेडिट या फिर प्रोत्साहन आधारित होनी चाहिए। टैक्स और नकद क्रेडिट के माध्यम से CCUS क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भारतीय उद्योगों को निम्न कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए राष्ट्रीय विकार्बनीकरण निधि की स्थापना की जानी चाहिए। CCUS द्वारा उत्पादित आर्थिक लाभ का समुचित वितरण सुनिश्चित करके जलवायु परिवर्तन से प्रभावित समुदायों की रक्षा की जानी चाहिए। CCUS तकनीक के तहत सबसे पहले कार्बन को कैप्चर किया जाता है। इसके तहत CO2 को जीवाश्म या बायोमास ईंधन चालित विद्युत स्टेशनों, औद्योगिक केंद्रों या वायु से सीधे कैप्चर किया जाता है। उसके बाद कैप्चर किए गए CO2 का उत्पादों या सेवाओं के सृजन के लिए इनपुट या कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है और फिर उसके बाद संपीड़ित CO2 को पोत या पाइपलाइन के जरिए कैप्चर की गई जगह से उपयोग या भंडारण वाली जगह पर ले जाया जाता है। CO2 का भंडारण तटवर्ती या अपतटीय भूमिगत भूगर्भीय संरचनाओं में स्थायी रूप से किया जाता है। अगली खबर दूरसंचार एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की स्थापना और संचालन के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क पर सिफारिशें जारी की। सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे को गेटवे हब के रूप में भी जाना जाता है। ये अंतरिक्ष आधारित संचार नेटवर्क और जमीनी संचार नेटवर्क के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। इसमें ऐसे उपकरण होते हैं जो जमीनी कनेक्टिविटी के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को इंटरनेट प्रोटोकॉल सिग्नल में बदलते हैं। इन सिफारिशों में ये कहा गया है कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत एक अलग SESJ लाइसेंस होना चाहिए। इसके लिए सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत कंपनियां ही SESJ लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगी। उपग्रह संचार ऐसे किसी भी संचार लिंक को कहा जाता है जिसके प्रसारण पथ में किसी कृत्रिम उपग्रह का उपयोग शामिल होता है। सेटकॉम यानी कि उपग्रह संचार के दो मुख्य घटक हैं। एक तो है ग्राउंड सेगमेंट, इसमें स्थिर या सचल ट्रांसमिशन, रिसेप्शन उपकरण आदि शामिल हैं, और दूसरा है स्पेस सेगमेंट, इसमें स्वयं उपग्रह शामिल होता है। भारत में सेटकॉम के उदाहरण हैं GSAT-10 संचार उपग्रह
और इनसेट 3A आदि। सेटकॉम के लाभ ये हैं कि इन्हें तेजी से स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए ये सुदूर क्षेत्रों में डेटा कनेक्टिविटी प्रदान कर सकता है। ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स आदि की भौगोलिक पहुंच का विस्तार करके औद्योगिक क्षेत्र के विकास और समृद्धि में योगदान करेगा। ये लंबी दूरी के टेलीफोन ट्रांसमिशन को सस्ता बनाएगा। इसका इस्तेमाल वैश्विक मोबाइल संचार, मौसम पूर्वानुमान, रेडियो या टीवी सिग्नल प्रसारण आदि में किया जाता है। इस तरह से ये काफी उपयोगी है। इसके अलावा संचार से जुड़ी अन्य संबंधित सुर्खियों की भी बात करते हैं। ट्राई ने लघु सेल और एरियल फाइबर स्थापित करने के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग पर अपनी सिफारिशें जारी की हैं। स्ट्रीट फर्नीचर में यूटिलिटी पोल्स, बिलबोर्ड्स, लैंप पोस्ट, ट्रैफिक सिग्नल जैसी सार्वजनिक स्वामित्व वाली अवसंरचनाएं और बस स्टॉप जैसी सार्वजनिक संरचनाएं शामिल होती हैं। इन सिफारिशों में ये कहा गया है कि स्ट्रीट फर्नीचर पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए मार्ग का अधिकार यानी राइट ऑफ वे नियम 2016 में संशोधन किया जाना चाहिए। नियंत्रक प्रशासनिक प्राधिकरणों द्वारा अवसंरचना को साझा किया जाना चाहिए। इसके अलावा लघु सेल स्थापित करने के लिए मंजूरी की आवश्यकता समाप्त की जानी चाहिए। उपग्रह संचार प्रणालियों के मुख्य घटक हैं उपग्रह, जमीनी संचार प्रणाली, सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे और उपयोगकर्ता स्टेशन। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अपशिष्ट पृथक्करण में लगे श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेगा। यूएनडीपी कूड़ा बीनने वालों या सफाई साथियों को जनधन खाता किट वितरित करेगा। इसके माध्यम से सरकारी कल्याण कार्यक्रमों का लाभ दिलाकर उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने में मदद मिलेगी। इस तरह सफाई साथियों के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। ये सुविधाएं यूएनडीपी के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। यूएनडीपी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन को अनौपचारिक से औपचारिक क्षेत्र की ओर ले जाने में मदद करना है। भारत में इसे निजी संगठनों जैसे कि एचडीएफसी बैंक और एचयूएल आदि के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। इसके जरिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक संधारणीय मॉडल विकसित करने और चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाने में मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम में स्वच्छता केंद्र या सामग्री पुनर्प्राप्ति केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। साथ ही सफाई साथियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना भी शामिल है। अब तक इसने 1,38,000 मीट्रिक टन से अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट को एकत्रित और संसाधित किया है। दरअसल प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम की जरूरत इसलिए है क्योंकि यूएनडीपी के एक सर्वेक्षण के मुताबिक लगभग 70% सफाई साथी सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों से आते हैं और 60% से ज्यादा के पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है। इसके अलावा केवल 21% सफाई साथियों ने जनधन योजना का लाभ उठाया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी पहली वैश्विक जल संसाधन स्थिति 2021 रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट पृथ्वी के जल संसाधनों पर जलवायु, पर्यावरण और सामाजिक परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करती है। ये रिपोर्ट धारा प्रवाह, स्थलीय जल भंडारण और क्रायोस्फीयर की स्थितियों का उल्लेख करती है। धारा प्रवाह यानी स्ट्रीम फ्लो, ये किसी भी समय नदी अपवाह के माध्यम से बहने वाले जल की मात्रा है। और दूसरा है स्थलीय जल भंडारण, ये कैनोपी, हिम और बर्फ, नदियों, झीलों और जलाशयों, आर्द्रभूमि, मृदा तथा भूजल में भंडारित महाद्वीपीय जल का योग है। इसके अलावा तीसरा है क्रायोस्फीयर, ये पृथ्वी पर जमी हुई जल राशि है जैसे हिमपात, हिम, बर्फ, समुद्री बर्फ, हिमशैल और हिमनद। इस रिपोर्ट में जो निष्कर्ष दिए गए हैं उसके तहत हिमनदों के पिघलने में वृद्धि के साथ वार्षिक हिमनद प्रवाह तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि पीक वाटर जैसी जल न्यूनता की स्थिति नहीं आ जाती। इसके बाद प्रवाह कम हो जाता है। वर्ष 2001 और 2018 के बीच घटित सभी प्राकृतिक आपदाओं में से 74% जल से संबंधित थी। आपको बता दें कि विश्व में 3.6 अरब लोगों को हर वर्ष कम से कम 1 महीने जल की अपर्याप्त उपलब्धता का सामना करना पड़ता है। वर्ष 2050 तक 5 अरब लोग इस तरह की स्थिति का सामना कर रहे होंगे। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हिमनदों का निरंतर पिघलना कई दशकों की अवधि में हिमनदों में हिम या बर्फ की मात्रा में बहुत बड़ी कमी को स्पष्ट रूप से दर्शाता है और इसीलिए इस रिपोर्ट के तहत कई सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर डेटा एकत्र करने में आ रही क्षमता संबंधी कमियों को दूर करने में निवेश किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल विज्ञान संबंधी डेटा के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सूखा और बाढ़ की आरंभिक चेतावनी प्रणालियों का समग्र विकास किया जाना चाहिए। वैश्विक जल संसाधनों की वार्षिक स्थिति तैयार करने के लिए एक वैश्विक जल विज्ञान संबंधी समुदाय के रूप में मिलकर कार्य करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
अगली खबर वाणिज्य एवं उद्योग से संबंधित है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल पण्य मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। GeM एक वन स्टॉप राष्ट्रीय खरीद पोर्टल है। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसे सरकारी खरीदारों के लिए एक खुला और पारदर्शी खरीद प्लेटफॉर्म बनाने के लिए वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। GeM ने स्थापना के बाद से अब तक कुल 3 लाख करोड़ रुपए का सकल पण्य मूल्य दर्ज किया है। GeM अलग अलग सरकारी विभागों या संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सहकारी संगठनों के आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी में सुविधा प्रदान करता है। ये कागज रहित, नकदी रहित और कॉन्टैक्ट लेस प्लेटफॉर्म है। ये सौदे की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान मदद करता है। सामान्य वित्तीय नियमावली वर्ष 2017 के अधिदेश के मुताबिक सभी मंत्रालय या विभाग GeM पर उपलब्ध सभी वस्तुओं और सेवाओं की GeM पोर्टल के माध्यम से ही खरीद करेंगे। इसका प्रबंधन GeM स्पेशल पर्पस व्हीकल करता है। ये 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। ये कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी है। GeM सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और शीघ्रता को बढ़ाता है। ये सरकारी विभागों के लिए आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा GeM खरीद, आपूर्ति और भुगतान की निगरानी के मामले में अप टू डेट और उपयोगकर्ता अनुकूल डैशबोर्ड है। ये उपयोगकर्ताओं को उनके धन के बदले सर्वोत्तम मूल्य दिलाने में सुविधा प्रदान करने के लिए ई बोली, रिवर्स ई नीलामी जैसे मैकेनिज्म प्रदान करता है। अगली खबर साइबर अपराध से जुड़ी हुई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का सर्वर हैक हुआ। इसके लिए साइबर आतंकवाद और जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया। रैनसमवेयर के हमले के बाद लगातार 7वें दिन एम्स के सर्वर हैक हुए हैं। इससे अस्पताल की ऑनलाइन गतिविधियों को हानि पहुंची है। इस हमले में लगभग 3 से 4 करोड़ मरीजों के डेटा प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। जबरन वसूली के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 385 और साइबर आतंकवाद के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 या 66F के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। हैकर्स के चीन या उत्तर कोरिया से संबंधित होने का संदेह प्रकट किया गया है। रैनसमवेयर एक तरह का मैलवेयर यानी दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। ये सिस्टम तक पहुंच को बाधित करता है और डेटा को एन्क्रिप्ट करता है। भारत में रैनसमवेयर से जुड़े अन्य तथ्य भी हैं। भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल यानी सर्टिंग के मुताबिक भारत में वित्त वर्ष 2022 की पहली छमाही में रैनसमवेयर की घटनाओं में 51% की वृद्धि दर्ज की गई थी। ये वृद्धि काफी सीमा तक डेजवू, फोबोस, हाइव आदि रैनसमवेयर के कारण हुई है। यदि क्षेत्रकों के संदर्भ में बात करें तो साइबर हमलों से IT उद्योग सर्वाधिक प्रभावित रहा है। इसके बाद विनिर्माण और वित्त क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ा है। हालांकि भारत में इस तरह के साइबर हमलों से निपटने के लिए कई तंत्र भी मौजूद हैं, जैसे कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र, जिसका कार्य महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए सभी तरह के उपाय करना है। सर्टिन का कार्य कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित घटनाओं के खिलाफ प्रतिक्रिया करना है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक का कार्य अलग अलग एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना है। इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 लागू की गई है। रैनसमवेयर के कई प्रकार हैं, जैसे कि लॉकर रैनसमवेयर, ये कंप्यूटर की मूलभूत कार्यप्रणाली को बाधित करता है। क्रिप्टो रैनसमवेयर, ये कंप्यूटर पर फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और डिक्रिप्शन कुंजी के बदले पीड़ित से फिरौती की मांग करता है। इसके अलावा तीसरा है डबल एक्सटॉर्शन रैनसमवेयर, ये पीड़ितों को फिरौती देने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और डेटा को किसी अन्य पक्ष को भेजता है। चौथा है रैनसमवेयर एज अ सर्विस यानी RAS, सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल रैनसमवेयर परिचालकों और सहयोगियों को रैनसमवेयर हमलों के लिए पहले से विकसित रैनसमवेयर टूल्स का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। बंद कमरे में सुनवाई, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स। उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार के मामले में बंद कमरे में सुनवाई करने से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया है। खुली अदालत सुनवाई के विपरीत बंद कमरे में सुनवाई गोपनीय तरीके से की जाती है। इस तरह की सुनवाई संवेदनशील मामलों में न्यायालय के विवेक के अनुसार की जाती है। इसके माध्यम से वाद में शामिल पक्षकारों की सुरक्षा और निजता सुनिश्चित की जाती है। ऐसी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या बंद कमरों में की जाती है। जनता और प्रेस को इस तरह की सुनवाइयों से दूर रखा जाता है। ऐसी सुनवाइयां न्यायिक अलगाव, नपुंसकता जैसे वैवाहिक विवादों के मामलों में पारिवारिक अदालतों में की जाती हैं। इसके अलावा आतंकवादी गतिविधियों के गवाहों की गवाही के दौरान न्यायालय के विवेकानुसार उनकी रक्षा करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भी की जाती है।
गुड्स ट्रेड बैरोमीटर। विश्व व्यापार संगठन के नवीनतम गुड्स ट्रेड बैरोमीटर सूचकांक में ये आशंका व्यक्त की गई है कि 2022 की शेष अवधि और वर्ष 2023 में व्यापार की वृद्धि धीमी रह सकती है। WTO का गुड ट्रेड्स बैरोमीटर सूचकांक विश्व व्यापार के लिए एक समग्र अग्रणी संकेतक है। ये हालिया रुझानों के सापेक्ष वाणिज्यिक पण्य व्यापार और रियल टाइम जानकारी प्रदान करता है। इसका बेसलाइन मान 100 है। इसके तहत 100 से अधिक का मान व्यापार में वृद्धि का संकेत देता है, जबकि 100 से नीचे का मान व्यापार में गिरावट का संकेत देता है। वर्तमान गुड्स ट्रेड बैरोमीटर सूचकांक का मान 96.2 है। अगला टॉपिक है एयरक्राफ्ट लीजिंग। सरकार ने इंडियन एयरलाइंस को 1 वर्ष तक के लिए वेट लीज पर वाइड बॉडी वाले विमान पट्टे पर लेने की अनुमति दी है। वेट लीज का मतलब है विमान को चालक दल और इंजीनियरों के साथ पट्टे पर देना है। तकनीकी भाषा में वेट लीजिंग को ACMI कहा जाता है। A का मतलब है एयरक्राफ्ट, C का मतलब है क्रू, M का मतलब है मेंटेनेंस और I का मतलब है इंश्योरेंस। ड्राई लीज तब होता है जब एयरलाइन केवल विमान को लीज पर देती है, और डैम्प लीज का मतलब है कि वेट लीज और ड्राई लीज के बीच की स्थिति, लेकिन ये अपने स्वयं के कैबिन क्रू का इस्तेमाल करती हैं। अगला टॉपिक है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। इस संघ की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। इसे गैर लाभकारी, गैर सरकारी, गैर राजनीतिक और एक पेशेवर संघ के रूप में स्थापित किया गया था। ये टेलीविजन और रेडियो प्रसारकों के साथ साथ प्रमुख उद्योग अभिकर्ताओं के सामूहिक हितों को भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा ये क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सहयोग की सुविधा भी प्रदान करता है। इसके भारत सहित 70 देशों से 250 से अधिक सदस्य हैं। पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन पेसो। सरकार ने इसरो को अंतरिक्ष रॉकेट्स के लिए ठोस प्रणोदक के उपयोग और भंडारण के लिए पेसो से अनुमति प्राप्त करने से छूट प्रदान की है। इससे पहले इसरो को ये कार्य करने के लिए पेसो से लाइसेंस लेना पड़ता था। पेसो को पहले विस्फोटक विभाग के रूप में जाना जाता था। इसका मुख्यालय नागपुर में है। ये विस्फोटक, संपीड़ित गैस और पेट्रोलियम जैसे खतरनाक पदार्थों की सुरक्षा को विनियमित करने के लिए नोडल एजेंसी है। पेसो का प्रमुख कार्य विस्फोटक अधिनियम 1884 और पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के तहत सौंपे गए उत्तरदायित्वों और अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों को संचालित करना है। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT की एक शाखा है। सूखे और बाढ़ का आकलन करने के लिए स्थानिक मानचित्र। अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान और एशियाई विकास बैंक ने उच्च रिजोल्यूशन वाले स्थानिक मानचित्र विकसित किए हैं। इन्हें बीमा के दावों के लिए कृषि भूमि के मानचित्रण के लिए विकसित किया गया है। ये मानचित्र संपूर्ण दक्षिण एशिया को कवर करेंगे। दक्षिण एशिया की आबादी 1.9 बिलियन है। साथ ही इसका शुद्ध फसली क्षेत्र 230 मिलियन हेक्टेयर है। स्थानिक मानचित्र बाढ़ और सूखे के प्रभाव का आकलन करते हैं। इक्रिसेट एक गैर लाभकारी और गैर राजनीतिक संगठन है। ये एशिया और उप सहारा अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में विकास के लिए कृषि अनुसंधान करता है। नेक्स्ट टॉपिक है जयपुर ग्राउंड गेको सिरटोडेक्टाइल्स जयपुरेंसिस। जयपुर ग्राउंड गेको को वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट्स के परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया है। सरीसृप की ये प्रजाति भारत के लिए स्थानिक है। ये पूर्वी घाट में पाया जाता है। ये दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। जयपुर ग्राउंड गेको को पर्यावास के नुकसान और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अवैध शिकार से खतरा है। IUCN में इसकी स्थिति एंडेंजर्ड की है। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित नहीं है। ज़ोंबी वायरस। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने की वजह से ज़ोंबी नामक वायरस प्रकट हुआ है और इसकी वजह से वैश्विक तापमान में वृद्धि को बताया जा रहा है। शोधकर्ताओं ने रूस के साइबेरिया क्षेत्र के परमाफ्रॉस्ट से एकत्रित प्राचीन वायरस के नमूनों की जांच द्वारा इसकी पुष्टि की है। सबसे पुराना वायरस 48,500 साल पुराना है। इसे पेंडोरा वायरस यूरोमा नाम दिया गया है। पेंडोरा वायरस की खोज रूस के याकुटिया के येकुची अलास के एक झील के तल के नीचे की गई थी। इसमें संक्रामक होने की क्षमता मौजूद है। जीवित संस्कृतियों पर शोध करने के बाद इसे स्वास्थ्य के लिए खतरा माना गया है। अगला टॉपिक है इंकोवैक। ये दुनिया की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन है। इसे भारत के औषधि महानियंत्रक ने कोविड बूस्टर डोज के रूप में मंजूरी दी है। ये एक रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेशन डेफिशिएंसी एडेनोवायरस वेक्टर्ड वैक्सीन है। इसमें प्रीफ्यूजन स्टेबलाइज्ड स्पाइक प्रोटीन होता है। एडेनोवायरस एक नाभिकीय प्रतिकृति कारक DNA वायरस है।
इसमें एक रैखिक दोहरे स्ट्रैंड वाला जीनोम होता है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के कोविड सुरक्षा कार्यक्रम ने उत्पाद विकास और क्लिनिकल परीक्षणों को आंशिक रूप से वित्त पोषित करने में मदद की है। मैरिनर 4 ये प्रथम अंतरिक्ष यान था जिसने मंगल ग्रह के ऊपर बहुत कम ऊंचाई पर पहली उड़ान भरी थी। इस तरह ये किसी अन्य ग्रह की बहुत ही निकट से तस्वीरें लेने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। ये नासा का एक मिशन था। इसे वर्ष 1964 में लॉन्च किया गया था। इसके प्रक्षेपण के दिन को लाल ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिवेलुच ज्वालामुखी रूस के सुदूर पूर्वी कमचटका प्रायद्वीप में स्थित है। वैज्ञानिकों ने ये भविष्यवाणी की है कि शिवलुच ज्वालामुखी में 15 वर्षों में पहली बार प्रथम शक्तिशाली उद्गार हो सकता है। शिवलुच ज्वालामुखी रूस के कमचटका प्रायद्वीप में स्थित सबसे बड़े और सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। आपको बता दें कि कमचटका प्रायद्वीप पर 29 सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं। ये रिंग ऑफ फायर नामक ज्वालामुखी पेटी का हिस्सा है। ये पेटी संपूर्ण प्रशांत महासागर के चारों ओर मौजूद है। इसके कारण इस क्षेत्र में हमेशा ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप का खतरा बना रहता है। समन्वय 2022 अभ्यास ये आसियान देशों के प्रतिनिधियों के साथ भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एक संयुक्त वार्षिक अभ्यास है। इसका आयोजन मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए किया जाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।